नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हम रावल समर सिंह तक का अध्ययन कर चुके हैं। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक कुंभकर्ण जो नेपाल चले गए और वहां जाकर उन्होंने नई शाखा की स्थापना की, और दूसरे पुत्र रावल रतन सिंह जिन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया। रावल रतन सिंह 1302 में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। रावल रतन सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की जानकारी हमें अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी फारसी कवि अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह है, या उस पुस्तक का दूसरा नाम तारीख-ए अलाई है से मिलती है। अमीर खुसरो उस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक में लिखता है कि 28 जनवरी 1303 को सुल्तान दिल्ली से चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ। चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाला गया। 6 महीने से अधिक समय तक घेराबंदी चली। उसके बाद में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। चित्तौड़ का राजा भाग गया। उसके बाद में स्वयं उपस्थित हुआ और तलवार की बिजली से बच गया। यहां तलवार से बिजली से बच गया का मतलब वो कहना चाहता है कि सुल्तान के कहर से बच गया। हिंदू कहते हैं कि पीतल पर बिजली गिरती है और राजा का चेहरा मारे डर के पीतल जैसा पीला पड़ गया था। सुल्तान ने किले में मौजूद 30,000 हिंदुओं को कत्ल करने का आदेश दिया। खुदा का शुक्र है, धन्यवाद है कि सुल्तान ने काफिर हिंदुओं का कत्ल करने का आदेश दिया। जो जीवित रहने का दावा करते हैं, सुल्तान ने उन्हें सच्चे सुन्नी खलीफा की शपथ लेकर यह कहलवाया कि विधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद में सुल्तान ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का किला सौंप दिया। खिजर खां को दरजोजी पोशाक देकर 2 ध्वज देकर सुल्तान दिल्ली वापस लौट गया। साथियों, आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था? क्या कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करना पड़ा? इन कारणों पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसका सामरिक महत्व है। आज भी राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। सबसे मजबूत किला मेसा के पठार पर स्थित चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। बड़ा ही मजबूत किला है, तो सामरिक महत्व तो उसका बन ही जाता है। दूसरा जो चित्तौड़ है वो दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर स्थित है, और ये मार्ग व्यापारिक मार्ग था। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, और अगर उत्तर के साथ साथ दक्षिण पर भी उसे नियंत्रण स्थापित करना है तो उसे चित्तौड़ पर अधिकार करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए सुल्तान की पहला जो उद्देश्य था वो था राजनीतिक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से उसने चित्तौड़ पर अधिकार किया। यानी पहला उसका कारण राजनीतिक है, दूसरा व्यापारिक दृष्टि से भी ये मार्ग महत्वपूर्ण था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस आक्रमण का एक कारण आर्थिक भी था, और चित्तौड़ का सामरिक महत्व तो था ही, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक कारण सैनिक कारण था। यानी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के महत्व को समझकर इस पर आक्रमण किया। साथियों, एक व्यक्तिगत कारण भी बताया जाता है। कहते हैं भी अलाउद्दीन खिलजी एक काम पिपासु शासक था।
उस काम वासना में अंधा होकर उसने चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। साथियों, यह कहानी हमें पद्मावत में मिलती है। पद्मावत जो है हिंदी साहित्य में प्रथम मतलब एक प्रकार से काव्य माना जाता है, प्रथम काव्य माना जाता है। और उस पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में शेरशाह सूरी के काल में की थी। पद्मावत में क्या उल्लेख है उसकी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। साथियों, ये शब्द मेरे नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूं वो इतिहासकारों की पुस्तक में लिखित है, वही बता रहा हूं। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो पद्मावत का ही संक्षिप्त विवरण है। पद्मावत के अनुसार सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मिनी। सिंहल द्वीप की पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती। चंपावती और गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मिनी। बड़ी ही खूबसूरत अलौकिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी पद्मिनी। कहते हैं कि पद्मिनी एक तोता पालती थी, उस तोते का नाम था हीरामन। हीरामन तोता। कहते हैं भी एक दिन वो तोता उड़ गया, पिंजरा खुला हो गया, तोता उड़ गया। तोते को किसी शिकारी ने पकड़ लिया। उस शिकारी से किसी आगे ब्राह्मण ने खरीद लिया और तोता बड़ा बोलने वाला था। ऐसे तोते वर्तमान में राजस्थान के गागरोन में पाए जाते हैं, जिन्हें गागरोनी तोता या हीरामन तोता भी कहा जाता है। कहते हैं भी ऐसे तोते को ब्राह्मण ने सोचा कि राजा को दिया जाए ताकि राजा प्रसन्न होकर कुछ इनाम देगा, और वो ब्राह्मण उस तोते को राजा रतन सिंह के पास ले गया। रतन सिंह ने वो तोता रख लिया और कहते हैं कि बाद में जब तोते को अपनी मालकिन की याद आने लगी तो तोता अपनी मालकिन के बारे में बोलता रहता कि मेरी मालकिन पद्मिनी इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है। तो कहते हैं कि एक दिन रावल रतन सिंह की पत्नी नागमती शीशे के आगे बैठी हुई अपने केस संवार रही थी और अपने आप की बड़ाई कर रही थी। कह रही थी, क्या इस जहान में मेरे से खूबसूरत कोई महिला है? तभी तोते ने कहा कि जिस तालाब में हंस नहीं आता वहां बगुला ही हंस कहलाता है। इसका मतलब कि यहां तू अंधों में काणी रानी है। जैसे अंधों में काना राजा कहावत सुनी होगी ना, उसी प्रकार। यानी जिस तालाब में हंस नहीं आता वहां बगुले ही क्या कहलाते हैं? हंस कहलाते हैं। ये बात तोते के मुख से जब पद्मिनी की खूबसूरती की तारीफ रतन सिंह ने सुनी तो वो योगी का भेष बनाकर सिंहल द्वीप वर्तमान श्रीलंका पहुंच गया। तोते को भी साथ ले गया। कहते हैं भी 12 वर्ष तक वो पद्मिनी की खोज में श्रीलंका में भटकता रहा। 12 वर्ष तक भिक्षु का योगी का भेष बनाकर। तोते ने पद्मिनी को सारी कहानी बता दी कि एक चित्तौड़ का राजा है, वो तुम्हारे प्रेम में पागल होकर सिंहल द्वीप आ गया है और उससे अच्छा वर आपको मिल ही नहीं सकता। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि राजपाट त्याग कर आ गया है। पद्मिनी को ने जब तोते के मुंह से ये बातें सुनी तो एक दिन बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा के बहाने वो घर से निकली और मंदिर में रावल रतन सिंह और पद्मिनी की आंखें चार हुई। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और रतन सिंह पद्मिनी को देखते ही मूर्छित हो गया। दोनों का मिलन नहीं हो सका। उसके बाद में रावल रतन सिंह रात दिन पद्मिनी के ही ख्वाब देखने लगा कि कैसे पद्मिनी से मैं मिलूं। एक दिन जिगरा करके वो महल की दीवार फांद कर महल में घुस गया। राजा के रक्षकों ने रतन सिंह को पकड़ लिया। कहते हैं कि उसे फांसी पर टांगने ही वाले थे। इतने में क्या है कि राजा को रतन सिंह की सच्चाई पता लगी कि ये तो चित्तौड़ का राजा है। उसके बाद में यहाँ आने का कारण पूछा तो कारण बता दिया गया। तो बाद में क्या है, राजा ने अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह रतन सिंह से कर दिया। कुछ समय श्रीलंका में व्यतीत किए
बाद में एक पक्षी से रतन सिंह को संदेशा आया कि आपके वियोग में आपकी पत्नी नागमती तड़फ रही है। तो बाद में रतन सिंह ने गंधर्व सेन से चित्तौड़ जाने की आज्ञा प्राप्त की और पद्मिनी को लेकर समुद्री मार्ग से बहुत सारी आपत्तियों को सहन करता हुआ चित्तौड़ पहुंचा। साथियों, रतन सिंह की अनुपस्थिति में एक ब्राह्मण, कुटिल ब्राह्मण राघव चेतन, जो जादू टोने में माहिर था, चित्तौड़ की आम जनता को उसने परेशान किया हुआ था। जब रतन सिंह को इसकी सच्चाई पता लगी तो रतन सिंह ने उसे देश निकाला दे दिया। पद्मिनी को जब इस बात की पता चली तो पद्मिनी दुखी हुई कि एक ब्राह्मण को देश निकाला दिया जा रहा है। तो पद्मिनी ने सोचा, जाते हुए ब्राह्मण को क्यों न कुछ दक्षिणा दी जाए। तो पद्मिनी ने ब्राह्मण को बुलाया और झरोके में से अपना कंगन निकालकर ब्राह्मण को दिया। कहते हैं कि उस राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने पहली बार जब पद्मिनी को देखा तो देखते ही मूर्छित हो गया और बाद में उसे दिल्ली पहुंचा दिया गया। दिल्ली में वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया और इस अपने अपमान का बदला रतन सिंह से लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह के विरुद्ध इस प्रकार भड़काया कि सुल्तान, आप होंगे दिल्ली के बादशाह, लेकिन आपके पास में वो चीज नहीं है जो चित्तौड़ के एक छोटे से राजा के पास में है। तो सुल्तान ने कहा, ऐसा क्या नहीं है मेरे पास धन दौलत भैरव की कोई कमी नहीं है, हजारों खूबसूरत रानियां मेरे पास। तो उन्होंने कहा, आपके पास तो उसके जैसी एक भी नहीं है। किसके जैसी? पद्मिनी के जैसी। तो सुल्तान ने कहा, ऐसा क्या है उसमें? तो राघव चेतन पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन सुल्तान के आगे इस प्रकार करता है, उसकी देह सोने जैसी है, जब वो हंसती है तो फुलझड़ियां छूटती है, उसकी आंखें ऐसी कामुक है कि किसी पुरुष को नागिन की तरह डसकर शरीर में जहर फैलाकर बेचैन करती। वो जब पान खाती है तो गले से स्पष्ट झलकता है। पद्मिनी की इतनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है उस नारी में, भला मैं भी तो देखूं। उसने अपने दूत सुरजा को, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूत सुरजा को रतन सिंह के पास भेजा और यह कहलवाया कि अपनी पत्नी को हमारे हरम में भेज दो। रावल रतन सिंह ने उस दूत को वहां से भगा दिया। जब इसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का घेरा डाल लिया। कहते हैं भी लंबे समय तक घेरा डाले रखा, कहते हैं भी लगभग 8 वर्ष भी बताते हैं, कई घेरा डाले रखा, अलग अलग है, कोई 1 साल बताते हैं, कोई जैसे भी हो, घेरा डाले रखा। जब अलाउद्दीन को दिल्ली से सूचनाएं आने लगी, साथियों यह वह दौर है अलाउद्दीन खिलजी का जब भारत पर सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को यह भी चिंता सताने लगी कि यहां पद्मिनी के चक्कर में पड़े रहे तो राज्य हाथ से निकल जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजपूतों से समझौता या संधि करने का एक प्रकार से सोचा। और बाद में क्या है कि ये सूचना रावल रतन सिंह के पास पहुंचाई गई। तो रतन सिंह ने भी काफी लंबे समय से दुर्ग के अंदर भी कुछ इस प्रकार की रसद की कमी आ गई थी, तो दोनों पक्ष किसी एक समझौते पर पहुंचना चाहते थे। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में आया और चित्तौड़ का भय उसने देखा, शानो शौकत देखी, और उसके बाद में उसने क्या है कि वहां पर एक रात वहां चित्तौड़ दुर्ग में ठहरा, भोजन किया और रावल रतन सिंह के साथ में शतरंज खेल रहा है। उसी समय राघव चेतन आसपास में सुंदर सुंदर दासियां घूम रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन से पूछा, इनमें से पद्मिनी कौन है? तो राघव चेतन ने कहा, सुल्तान सब्र रखें, यह तो पद्मिनी की दासियां हैं। पद्मिनी तो अभी देखोगे तो आप
देखते ही मूर्छित हो जाओगे मेरी तरह। तो कहते हैं कि झरोके में से पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा। कुछ दर्पण का बोलते हैं, कुछ झरोके का बोलते हैं। झरोके में पद्मिनी को देखा और उसकी काम पिपासा, जो काम वासना है, वो जाग गई। उसके बाद में एक राजपूती या हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ दुर्ग के द्वार तक छोड़ने गए। द्वार से बाहर अलाउद्दीन की सेना थी। जैसे ही बाहर निकले, अलाउद्दीन की सेना ने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। और उसके बाद में क्या है साथियों, पीछे से एक कुंभलगढ़ का राजा था देवपाल, उसने रावल रतन सिंह की अनुपस्थिति का फायदा उठाना चाहा। रावल रतन सिंह का वो शत्रु था और उसने एक ब्राह्मणी को पद्मिनी के पास भेजा, क्योंकि वो पद्मिनी को सती तब को नष्ट करना चाहता था। उस ब्राह्मणी ने पद्मिनी से क्या है कि एक प्रकार से स्नेह सहानुभूति प्रदर्शित की। उसके बाद में जब पद्मिनी को उस ब्राह्मणी की कुटिल चाल का पता लगा, तो उस पद्मिनी ने उस ब्राह्मणी का मुंह काला करके नाक कान काट के गधे पे बैठाकर लौटा दिया। कहते हैं कि बाद में सुल्तान को पद्मिनी को पाने की कोई आशा नजर नहीं आई, तो उसने एक सुंदर वेश्या को योगिनी का रूप बनाकर चित्तौड़ भेजा। और वो योगिनी पद्मिनी के पास आती है। इतनी सुंदर छोटी उम्र में योगिनी का वेश धारण किए हुए लड़की से पद्मिनी पूछती है, क्या कारण है इतनी छोटी उम्र में योगिनी का वेश धारण किया है? तब वो योगिनी कहती है कि मेरे पति क्या है परदेश गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए, मैं उनकी खोज में जगह जगह भटक रही हूँ। 63 तीर्थ स्थल मैं घूम चुकी हूँ अपने पति की याद में। इस दौरान मैं दिल्ली भी गई अलाउद्दीन की सुल्तान के पास में, वहां मैंने रतन सिंह को बड़े दुख भोगते देखा। उस योगिनी की बात पद्मिनी ने ग्रहण की और बाद में गोरा बादल से अपने सामंतों, गोरा और बादल, यहाँ गोरा को पद्मिनी का चाचा और बादल को पद्मिनी का भाई बताया गया है। गोरा और बादल से चर्चा की, जिस प्रकार कुटिलता से अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बना के लेके गए, उसी की भाषा में जवाब देना है। और कहते हैं कि 1600 पालकियां तैयार की गई। सुल्तान के पास संदेश पहुंचाया गया कि पद्मिनी आपसे मिलने आ रही है, लेकिन अकेली नहीं आएगी, अपनी 1600 दासियों के साथ आएगी। 1600 पालकियां तैयार की गई, महिलाओं के भेष में उसमें राजपूती योद्धा बिठाए गए। और जब पालकियां दिल्ली में पहुंची, तब क्या है कि पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से एक अर्ज किया कि मैं आज की रात रतन सिंह से मिलकर जो किले के जो खजाने की चाबियां हैं वो उन्हें देना चाहती हूँ, सब कुछ जो है वो समझाना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो अनुमति दे दी। तो पद्मिनी के साथ गए लोहार ने रतन सिंह की बेड़ियां काट दी और डोले में जो महिलाओं के वेश में राजपूती योद्धा थे शत्रु सेना पे टूट पड़े और रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़ ले आए। जब अलाउद्दीन खिलजी को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अपनी सेना पीछे लगाई। अलाउद्दीन की सेना को रोकने के लिए बादल मार्ग में रुक गया अपनी सेना के साथ में और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोके रखा और इस क्रम में बादल वीरगति को प्राप्त हुआ। साथियों, चित्तौड़ पहुंचकर रावल रतन सिंह ने सबसे पहले कुंभलगढ़ के राजा देवपाल को दंडित किया और उसके बाद में चित्तौड़ आए और जश्न मनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ का घेरा डाला और उसके बाद में जब राजपूत वीरों ने केसरिया धारण करके शत्रु सेना पर टूट पड़े, उसके बाद में वीरांगनाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 वीरांगनाओं ने 1600 ललनाओं ने कहते हैं जोहर किया, अग्नि में स्नान किया और राजपूतों ने केसरिया किया। 28 अगस्त 1303 अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह में लिखित है। 28 अगस्त 1303 राजपूतों के
दोबारा बता रहा हूं, 26 अगस्त है। 26 अगस्त 1303 राजपूतों के इस बलिदान को चित्तौड़ के प्रथम साके के रूप में जाना जाता है। साथियों, ये कहानी पद्मावत में दी गई है जो मैंने आपने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं पद्मावत की ऐतिहासिकता और साहित्यिक पक्ष की ओर। क्या पद्मावत में एक कोरा साहित्य है या इसमें कुछ इतिहास भी है, उस पर हम बात करते हैं। तो साथियों, पद्मावत जो है उसको समाप्त करते समय अंतिम जगह जायसी लिखता है कि चित्तौड़ है वो एक प्रकार से देह है, चित्तौड़ देह है, रतन सिंह जो है वो मन है, और पद्मनी है वो बुद्धि है, और गंधर्व जो सिंहल द्वीप है वो हृदय है, तोता मार्गदर्शक है, और नागमती सांसारिक कामों की सूचक है, राघव चेतन शैतान है, तो अलाउद्दीन खिलजी माया का रूप है। जो इस कथा को समझे वो इसी दृष्टि से इसे देखे। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की समाप्ति पर कहा है। साथियों, पद्मावत के बाद में 70 साल बाद में एक पुस्तक लिखी तारीख-ए-फरिश्ता। तारीख-ए-फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखी थी, और इस पुस्तक का दूसरा नाम गुलशन-ए-इब्राहिमी भी दिया रहता है। साथियों, इसमें क्या कहानी है वो भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। इसमें फरिश्ता लिखता है कि जो पद्मनी है वो रतन सिंह की रानी न होकर वो पुत्री है। रतन सिंह को जब कैद कर लिया जाता है तब अलाउद्दीन खिलजी उसे बोलता है कि अगर तू अपनी बेटी राजकुमारी को मेरे हरम में भेज दे तो मैं तुझे सही सलामत छोड़ दूंगा। उसके बाद में ये सूचना चित्तौड़ पहुंचाई जाती है। सरदारों ने रानी को विष देने की योजना बना ली, राजकुमारी को, कि इस घृणित कार्य को करने से पहले हम इस प्रकार घृणित कार्य करने से अच्छा है हम राजकुमारी को ही मार डालें, और राजकुमारी को विष देने की योजना बनाई। लेकिन राजकुमारी ने सरदारों से कहा कि मेरे पास एक योजना है, मैं दिल्ली जाऊंगी और रतन सिंह को छुड़ा के ले आऊंगी। वो योजना सरदारों के सम्मुख रखी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में ये संदेश भेजा जाए कि राजकुमारी अकेली नहीं आएगी, अपने साथ 700 दासियों के साथ आएगी। साथियों, यहाँ 700 दिया है। कहते हैं कि राजकुमारी ने डोले तैयार करवाए और 700 दासियां, उसमें 700 जो सैनिक है, योद्धा है, वो दासियों के भेष में वहां बिठाई, और प्रत्येक डोले को 6 योद्धाओं ने क्या है कि अपने राजपूती योद्धाओं ने कहार बनकर कंधे पर उठाया, और दिल्ली पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी को एक प्रकार से रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ाया और चित्तौड़ ले आए, और चित्तौड़ के पहाड़ी भागों में चले गए, और उसके बाद में रह रहकर चित्तौड़ पर धावे बोलते रहे। और कहते हैं भी अलाउद्दीन खिलजी परेशान हो गया, और उसके बाद में उसने अपने पुत्र खिजर खां को दिल्ली आने के लिए बोल दिया। साथियों, ये तारीख-ए-फरिश्ता में है। कर्नल टॉड भी एक बात कहता है। कर्नल टॉड ने कहा है कि चित्तौड़ का राजा लक्ष्मण सिंह था। चित्तौड़ का राजा लक्ष्मण सिंह था जो नाबालिग था, उसका संरक्षक उसका चाचा बन गया। चाचा कौन? भीम सिंह। और पद्मनी भीम सिंह की रानी थी। ये कौन लिखता है? कर्नल जेम्स टॉड लिखता है। साथियों, अब हम बात करें कि इन जो भी हमने ये जो भी पक्ष आपके सामने रखे हैं इनकी ऐतिहासिकता पर, तो सबसे पहले हम रावल रतन सिंह की ऐतिहासिकता पर चलते हैं। तो साथियों, रावल रतन सिंह है, उसका उल्लेख दरीबा शिलालेख राजसमंद में 1302 का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, रावल रतन सिंह का शिलालेख है। ये दरीबा शिलालेख ये 1302 ईस्वी का है और रावल रतन सिंह के समय का है। इसलिए यह शिलालेख रावल रतन सिंह के विद्यमानता की पुष्टि करता है। दूसरा शिलालेख है कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य। साथियों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य में उल्लेखित है कि समर सिंह के बाद में चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह बना। तो रतन सिंह की पुष्टि करने वाला दूसरा अभिलेख ये है। साथियों, इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उल्लेखित है
कि चित्तौड़ के प्रथम साके के समय सिसोदा का सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। यहां नैणसी ने उसके 11 पुत्र बताए हैं। साथियों, उसके बाद में हम बात करें कि इस जो पद्मनी है उसके बारे में ऐतिहासिकता की बात करें तो साथियों, ये जो पद्मावत कथा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसकी ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि इतिहास के अभाव में लोगों ने इसे सच्ची घटना मान लिया है। ये सच्ची घटना नहीं है, ये वर्तमान में जो भी काल्पनिक जो भी उपन्यास लिखे जाते हैं वैसा ही है, लेकिन उसे कलेवर ऐतिहासिकता का दे दिया गया है, यानी उस पर ऐतिहासिकता का आवरण चढ़ा दिया गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्यों नहीं मानते इसको, पद्मावत की कहानी को? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, पहला बात तो कि घनसियल द्वीप का कोई राजा नहीं था। गंधर्व सेन नाम का तो कोई राजा ही नहीं था। राजा वो कहते हैं या तो वहां कीर्ति निशंक पराक्रम बाहु या भूदेव बाहु होगा। कीर्ति निशंक पराक्रम बाहु चौथा या भूपनेक बाहु तीसरा ही राजा होगा। गंधर्व सेन नामक तो कोई राजा ही नहीं हुआ। दूसरा, रतन सिंह जब 1302 से लेकर 1 वर्ष तक, यानी एक ही वर्ष मेवाड़ की या चित्तौड़ की सत्ता पर रहा, तो वो 12 वर्ष पद्मनी के लिए कैसे भटकेगा? 1 वर्ष तो वो खुद ही रहा था। उसके अलावा वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण नहीं किया। ओझा कहते हैं कि एक ही बार आक्रमण किया गया था, और उस आक्रमण में की जानकारी कहते हैं कि गंभीरी नदी का ये खजाइनुल फुतूह तो है। उसके अलावा गंभीरी नदी पर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने क्या है कि आसपास के भवनों को तुड़वाकर गंभीरी नदी पर पुल बनाया गया चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए। तो ये पुल बनाने का उल्लेख गंभीरी नदी के, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में ही एक फारसी अभिलेख मिला है, दाहिबी पीर का अभिलेख 1325। इसके अंदर उल्लेखित है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद में इसे अपने पुत्र को सौंप दिया और इसका नाम खिजराबाद रख दिया। और चित्तौड़ की तलहटी में ही एक मकबरा बनाया गया, और उस मकबरे के लेख में अलाउद्दीन खिलजी ने दिखाया, सिकंदर सानी दुनिया का बादशाह, उस समय का सूर्य और ईश्वर की साया और संसार का रक्षक, जब तक काबा और काबा किबला है तब तक मेरा राज्य कायम रहेगा। ये कहां पर है? दाहिबी पीर की दरगाह में इसने अपने आप को सिकंदर सानी मतलब सिकंदर के समान, दूसरा सिकंदर, और अपने आप को उस समय का सूर्य और ईश्वर की छाया और संसार का एक प्रकार से रक्षक बताया है। साथियों अब बात करते हैं हम पद्मनी पर। तो देखो, गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि देखो जितनी भी इसमें बातें हैं वो पद्मावत द्वारा जो भी इसमें ये जैसे पद्मनी का अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करना, पद्मनी का जौहर करना, गोरा और बादल की वीरगति, इनको छोड़कर बाकी सारा जो है वो सब साहित्यिक बातें हैं, उसमें ऐतिहासिकता का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ऐतिहासिकता इतनी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रतन सिंह और गोरा और बादल ने वीरगति प्राप्त की और पद्मनी ने जौहर किया। उसके अलावा फरिश्ता जो कहता है कि राजकुमारी थी, तो फरिश्ता कहता है कि राजकुमारी थी, तो राजकुमारी तो रतन सिंह की कोई थी नहीं कि वो जाएगी, है ना। एक तरफ तो पद्मावत कह रहा है कि उसकी पत्नी थी और यहाँ फरिश्ता लिख रहा है राजकुमारी, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि फरिश्ता ने क्या है कि पद्मावत से ही कुछ तथ्य लेकर उसमें अपनी तरफ से हेर फेर कर दिया है। उसके अलावा देखो कर्नल टोड क्या लिखते हैं। कर्नल टोड कहते हैं कि ये यहाँ पर लक्ष्मण सिंह शासक था, रतन सिंह शासक ही नहीं था, और लक्ष्मण सिंह का संरक्षक भीम सिंह की पत्नी थी पद्मनी। तो इस प्रकार साथियों इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है कि यहाँ पर रावल रतन सिंह शासक था। और 1303 में 28 अगस्त 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम साका हुआ। राजपूतों ने रावल
रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया और गोरा और बादल जैसे बहादुर सेना नायकों ने भी वीर गति प्राप्त की और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर व्रत किया। साथियों, पद्मिनी और गोरा बादल की जो पुष्टि है वर्तमान में चित्तौड़ दुर्ग के जो खंडर बचे हुए महल है वो इस बात की पुष्टि करते हैं। वहां पर पद्मिनी महल भी है और उसके अलावा गोरा और बादल के भी महल बने हुए हैं। साथियों, राजपूतों का यह बलिदान इतिहास में हमेशा याद रहेगा। पद्मिनी का त्याग और बलिदान हमारी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। साथियों, यह जो बलिदान है हमें यह सिखाता है कि जब जब देश पर कोई विपदा आए तो हमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। तो साथियों, यह थी पद्मिनी की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।